जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से यानी कि एनपीओ से रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की बात करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जितना बड़ा बनता है उसमें जितने एडजस्टमेंट होते हैं, इतने रूल्स या इतने एडजस्टमेंट इसमें नहीं होते, पर क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट इसकी मदद से बनता है, ये सोर्स अकाउंट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कोई चीज क्यों आती है, कैसे आती है। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट पे हम बात करते हैं। अब देखिए, एनपीओज मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इन कैश और थ्रू द बैंक। एनपीओ के जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश में होते हैं या बैंक में होते हैं, बैंक के थ्रू होते हैं। जैसे कि स्कूल है, जैसे हॉस्पिटल है, ऑर्फनेज है, इनमें क्या होता है, उधार के ट्रांजेक्शन बहुत कम चलते हैं, नकद का ही काम होता है। दिस इज वाई दे यूजुअली कीप अ कैश बुक इन विच ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट्स आर ड्यूली रिकॉर्डेड। इसलिए इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो होती है वो कैश बुक होती है, जिसमें सारी रिसीप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कोई एनपीओ है, मतलब ऐसी संस्थाएं होती हैं एनपीओ जिनका ट्रांजैक्शन कैश में होता है, इसलिए इनको इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सी होती है, कैश बुक होती है। तो क्योंकि इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इनका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कैसे बनता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उस पर बात करते हैं दोस्तों। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब सबसे बड़ी बात कि ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनता है, मतलब ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, क्योंकि साल के आखिरी में बन रहा है, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बन रहा है, पर ये कैश बुक की हेल्प से बनता है। कैश बुक में जितने रिसीप्ट्स और पेमेंट्स होते हैं ना, उन जो रिकॉर्डेड होते हैं उनको इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में लिखा जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि कैश बुक से कैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब सपोज ये आपकी है कैश बुक, ओके। अब कैश बुक में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिखे हैं, साल भर के ट्रांजैक्शन लिखे हैं, जब जब पैसा आया तब तक का लिखा है, जब जब पेमेंट गया तब तक का लिखा है। तो रिसीव पेमेंट, इसमें तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारे, पर जो हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होगा वो इतना बड़ा नहीं बनेगा, उसमें समरी लिखी जाएगी। जैसे जितनी भी बार डोनेशन मिला, अब साल भर में 500 बार डोनेशन मिला है, तो कैश बुक में तो 500 बार लिखा है, पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही बार लिख दिया जाएगा डोनेशन। इस तरह से कैश बुक की समरी होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज सिंपली अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन अंडर वेरियस हेड्स, मतलब जितने भी सब्सक्रिप्शन है या इन्वेस्टमेंट है, इन सब हेड्स के की एक समरी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। इसके फीचर्स पे बात करते हैं दोस्तों, और फीचर्स को जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा कैसे। इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, जिसकी बात अभी अभी हमने की। इट इंक्लूड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन लाइक डेप्रिसिएशन आर नॉट रिकॉर्डेड। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। अब रिसीप्ट का मतलब होता है कितना पैसा आया, और पेमेंट का मतलब होता है कितना पैसा गया। तो यहां आया और गया की बात है, तो आएगा अगर पैसा तो भी कैश में आएगा, जाएगा तो भी कैश में जाएगा, तो ओनली कैश ट्रांजैक्शन की ही बात करेंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई मतलब कि ड्यू है पेमेंट या डेप्रिसिएशन है, मतलब कोई भी नॉन कैश आइटम होगा ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इट हेल्प टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब देखिए, ये क्योंकि एक सोर्स अकाउंट है, मतलब इससे जितने भी अकाउंट्स हैं रिसीव्ड और पेमेंट में, उन सबकी मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए बड़े तौर पे ये कि हम सारे रिसीव्ड्स पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बदल देते हैं, जिनकी मदद से, मतलब इसीलिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट बनता है। तो जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे इसकी मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाया जाता है। इट इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि हमारा अकाउंट क्या कह रहा है, रिसीप्ट एंड
पेमेंट कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो ये बिल्कुल कैश बुक की समरी है। कैश बुक की समरी है तो कैश ही अकाउंट ना, कैश अकाउंट है, इसलिए इट इज अ रियल अकाउंट। दिस इज व्हाई ऑल रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर इन क्रेडिट साइड। सारा पैसा जितना भी आएगा वो डेबिट साइड, क्योंकि रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ओके, इसलिए रिसीप्ट कौन सी साइड रहेगा, रिसीप्ट रहेगा डेबिट साइड, और पेमेंट कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज रिकॉर्डेड, है ना, जितना एक्चुअल में इस साल में आपको मिला है ना, या पेमेंट किया है ना, वेदर दे परटेन टू द करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड और सक्सीडिंग पीरियड। मतलब कि जितना भी आपको मिला है ना वो रिकॉर्ड करना है, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे इस साल से हो, चाहे आने वाले साल से हो। तो जितना एक्चुअली रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड करना, और जितना एक्चुअली पेमेंट किया वो रिकॉर्ड करना। It includes all receipt and payments whether they are of capital nature or revenue nature। मतलब कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से कैपिटल नेचर आइटम होते हैं और कौन से रेवेन्यू नेचर आइटम होते हैं, है ना। तो चाहे वो कैपिटल नेचर का आइटम हो चाहे रेवेन्यू नेचर का, एग्जांपल बताता हूं, जैसे इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पैसा गया तो ये कैपिटल नेचर का है, तो फिर भी इसको लिखा जाएगा पेमेंट में, पैसा तो गया ना। और सैलरी पे किया, ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, फिर भी इसको लिखा जाएगा क्योंकि पैसा तो गया है, इसलिए चाहे किसी भी नेचर का जो है अमाउंट हो वो लिखा जाएगा। द क्लोजिंग बैलेंस इन दीज अकाउंट, इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है कि क्लोजिंग बैलेंस जो होगा अमाउंट का, डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। भाई जितना पैसा आया और जितना गया उसका डिफरेंस, विच इज यूजुअली अ डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक अनलेस देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। तो जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो या तो आपका कैश इन हैंड होगा या आपका कैश एट बैंक होगा, और अगर बैंक का बैलेंस है तो कैश एट बैंक भी हो सकता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो या तो कैश इन हैंड आएगा बैलेंस क्लोजिंग आपका, या कैश एट बैंक आएगा, या बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। तो इन सारे फीचर्स को अब मैं फॉर्मेट समझाने वाला हूं रिसीव पेमेंट अकाउंट का, तो उसमें क्लियर करेंगे, इन रूल्स को उसमें बैठाकर हम देखेंगे। देखिए, आइटम्स रिकॉर्डेड इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और बनेगा ये भी ऐसे, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। अब हमने ऊपर देखा था कि रियल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड में सारी रिसीप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट्स आता है। तो ये आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, मतलब कि बिल्कुल कैश अकाउंट ही मान लीजिए इसको आप, क्योंकि ये कैश अकाउंट की तरह है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, कैश इन हैंड होगा या कैश एट बैंक, या दोनों हो सकता है ना। उसके अलावा पहले रिसीप्ट्स पे बात कर लेते हैं, कहां कहां से पैसा आएगा। सब्सक्रिप्शन, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला, बना उतना नहीं, जितना बना उतना नहीं, जितना एक्चुअली रिसीव्ड हुआ वो सब्सक्रिप्शन आपको लिखना है। जनरल डोनेशन आपको लिखना है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स और वेस्ट पेपर, जो भी आपने छोटा मोटा कबाड़ कचरा या न्यूज़पेपर वो बेचा है उसका भी पैसा तो वो भी लिखो। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल आपने बेचा उससे पैसा आया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट मिला। जैसे कभी कभार क्या होता है, एनपीओ जो होते हैं उनके पास पैसा बचा हुआ होता है, तो वो क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, मतलब एफडी कर देते हैं। तो उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी लिखना है। साथ में इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, अगर आप एनपीओ ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सिक्योरिटीज में और वहां से इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी लिखना है। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट मतलब जैसे आप कई मंदिरों में या जो धार्मिक स्थल होते हैं, मस्जिद, चर्च, इनमें क्या होता है, आपने कभी कभार देखा होगा कि यार मोबाइल रखने के लिए या आपका सामान रखने के लिए लॉकर्स बने हुए होते हैं और उसका किराया होता है 10, 20, 50 रुपए, तो वो लॉकर रेंट है ये। तो अगर उससे भी पैसा मिल रहा है तो वो भी लिखना है। स्क्रैप कोई बेचा है उससे मिल रहा है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, अब ऐसे एनपीओ क्या करते हैं, चैरिटी शो करते रहते हैं, उनसे जो पैसा मिला वो। मिसलेनियस रिसीप्ट्स, ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड मतलब कोई गवर्नमेंट से अगर उनको हेल्प मिली है वो। लेगेसीज, लेगेसीज मतलब होता है किसी की वसीयत से मिला हुआ प्रॉपर्टी, है ना। स्पेसिफिक डोनेशन, अब वैसे तो स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का आइटम है और ऊपर हमने देखा जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का आइटम है, पर हम तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
अकाउंट बना रहे, तो यहां पर जनरल डोनेशन भी आएगा और स्पेसिफिक डोनेशन भी, चाहे कोई सा भी डोनेशन मिला हो आपको डेबिट में लिखना ही है क्योंकि पैसा आया है भैया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा है उससे पैसा आया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट उससे बेचा है, उसको बेचा है उससे पैसा आया। पेमेंट की बात करते हैं दोस्तों, पेमेंट में क्या क्या है। सबसे पहले अगर ओपनिंग बैलेंस आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे। और मे बी पॉसिबल कि आपका बैंक का बैलेंस ओपनिंग जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आपको किस तरफ लिखने का किस तरफ लिखना पड़ेगा, पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सपेंसेस या पेमेंट्स क्या क्या होंगे। वेजेस एंड सैलरी में आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, रेंट करना पड़ सकता है, चाहे इस साल का बना था या नहीं बना था, जितना कैश गया ना उतना लिखना है बस। रेट्स एंड टैक्सेस में गया, इंश्योरेंस भरा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में पैसा गया, पोस्टेज एंड कोरियर में एडवर्टीजमेंट किया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एक छोटी सी चीज यहाँ डिस्कस कर लूँ, एडवर्टाइजमेंट। अब ये कोई बिजनेस तो है नहीं जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पर ये क्या करते हैं, कभी कभी चैरिटी शो करते हैं या टूर्नामेंट करवाते हैं, तो उसका तो एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा ना। उसके अलावा ऑडिट फीस, ऑडिट भी करवाना पड़ता है इनको। ऑनरेरियम, कोई ऑनरेरियम देना पड़ा है। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड, कोई ग्राउंड के मेंटेनेंस के लिए कन्वीनियंस, इसके मेंबर्स कहीं आते जाते हैं एनपीओ के काम से, उसका कन्वीनियंस। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, अभी आपने बेच तो दिया ओल्ड न्यूज़पेपर, तो उसको लाने के लिए भी तो पैसा लगेगा। मतलब न्यूज़पेपर अगर कोई आता है या पीरियोडिकल्स कोई मैगजीन आती है, उसके लिए जो खर्चा होगा उसका पैसा दिया, तो उसको भी पेमेंट साइड में लिखना है। परचेज ऑफ असेट्स, परचेज किया असेट, अब ये कैपिटल नेचर का आइटम है, पर पेमेंट में तो सारा लिखना है, चाहे वो कन्वीनियंस हो, रेवेन्यू नेचर का आइटम, चाहे परचेज ऑफ असेट हो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिखाना है आपको। उसके बाद सारे रिसिप्ट का टोटल, सारे पेमेंट का टोटल। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश पे बना रहे हो, कैश बेसिस, तो जाहिर सी बात है कि रिसिप्ट्स की टोटल ज्यादा आएगी और पेमेंट की टोटल कम आएगी, क्योंकि कैश इन हैंड की अगर बात करूं, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना ही तो आप एक्सपेंस कर पाओगे, खर्च कर पाओगे। जैसे आपकी रिसिप्ट की टोटल 50,000 है, तो पेमेंट की टोटल 50 से कम ही होगी, ज्यादा तो हो नहीं सकती। क्यों ज्यादा नहीं हो सकती भैया, जितना पैसा आएगा उतना ही तो खर्च कर पाओगे। पेमेंट 60,000 कहां से कर दोगे, रिसिप्ट 50 होगा तो अगर कैश के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो बैलेंस आपका कैरेट डाउन ही आएगा। ये जो बैलेंस आएगा ना आपका, ये कैरेट डाउन ही आएगा, और वो बैलेंस क्या होगा आपका, कैश इन हैंड होगा या कैश एट बैंक होगा। हाँ, अगर आपका इनिशियल बैलेंस ही बैंक ओवरड्राफ्ट था, या फिर आपका बैंक पेमेंट ज्यादा हो जाता है रिसिप्ट की बजाय, या मतलब कुल मिलाकर पेमेंट ज्यादा हो जाते हैं थ्रू द बैंक वगैरह, और ओवरड्राफ्ट में बैलेंस आता है, तो उसको आप रिसिप्ट साइड में दिखा सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर रिसिप्ट एक्सेस है ओवर द पेमेंट, दैट इज बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड, और अगर पेमेंट एक्सेस है ओवर द रिसीप्ट, तो बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड। मतलब ये आपका ये आपका होगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी। ये आपका होगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट की टोटल ज्यादा थी। तो इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। वैसे तो एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने को आता नहीं है ना, मतलब कि उसमें तो पूरा क्वेश्चन आएगा आपका, पर क्योंकि यही तो आपको दिया होता है एग्जाम में, इससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो इसको समझना बहुत जरूरी था। तो यहां पर हमने कोशिश की कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।